Hello. So let's start today's topic. Today we are going to see the foreign direct investment. In short, we call it as FDI. Okay, have you ever heard about this concept? This is the major concept of investment. FDI or FII, that is foreign indirect investment. These are the two types of investment जो हम सीख करते हैं, जैसे जो हम चाहते हैं कि हमारे कंट्री में हो. आपल्या देशात वेगवेगळ्या प्रकारचं फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट येणं हे गरजेचं असतं, कारण फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटमुळे भरपूर फायदा होतो देशाला. काय होतो फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटसाठी आजच्या नव्या काळात? आपण काय काय आपल्या गव्हर्नमेंटने, हमारी सरकार ने, हमारे जो मिनिस्ट्रीज रहते हैं उन्होंने, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, आरबीआई रहती है, तो ये सबने मिलके क्या क्या डिसीजंस लिए हैं और कैसे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. थिंकिंग अबाउट मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन, जो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ आओ और भारत में बनाओ जो भी आपको प्रोड्यूस करना है. तो ऐसे यहाँ, या फिर इन्वेस्ट इन इंडिया जो हमने देखा था, वैसे कैंपेन जो एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टमेंट सीख करते हैं, जिनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमें भी चाहिए. क्योंकि अगर, जस्ट गिव मी मिनट, ओके. Okay, so we are going to see foreign direct investment, and for that स्पेसिफिकली वी आर टारगेटिंग कि इंडिया के क्या क्या, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, तो जैसे कि इंडिया के क्या क्या कौन से एजेंसीज है, जैसे FIPB जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो प्रमोट करते हैं, वैसे एजेंसीज जो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज है, जो डिसीजन मेकर लेते हैं, वो अथॉरिटीज. और उसके साथ साथ हम ये देखने वाले हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कैसे काम चलता है आज तक, जो हमने ये FDI प्रमोट किया है थ्रू आउट वेरियस कैंपेन, उसका क्या क्या इनिशिएटिव आया है गवर्नमेंट से, और उसका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है आज तक. और उसके साथ हम ये भी देखने वाले हैं सॉरी और उसके साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि एक्चुअली FDI का क्या एडवांटेजेस रहते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस रहते हैं. सो लेट्स गेट फर्दर. India was ranked 11th position in the FDI Confidence Index in 2018, released by global consultancy firm AT Kearney. सो FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स मतलब जो आपके FDI करने के लिए आपके कंट्री पर जो भरोसा दिखता है, वो उसका कैलकुलेशन अदर कंट्रीज के हिसाब से. तो इंडिया हैज पोजीशन 11th. It has slipped by 3 notches in 2018, as it was ranked 8th in 2017, 9th in 2016. This is the first time India fell out of the top 10 since 2015. सो 2015 से अगर आप देखें तो इंडिया हर बार टॉप 10 में रहा है, लेकिन हाल ही के टाइम में चलते हमारा रैंक नीचे आकर 11th हो गया. So what is actually foreign direct investment? A foreign direct investment is an investment made by a firm or an individual in a one country into business interest located in another country. So एक कंट्री के लोग और फर्म या फिर इंडस्ट्री के कुछ, मतलब कंपनी, जो दूसरे कंट्री में जाकर इन्वेस्ट कर लेते हैं बिजनेसेस में, सो दैट इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपके कंट्री के जो दूसरे कंट्री में आप जब इन्वेस्ट करते हो, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस एज एन इन्वेस्टर एस्टेब्लिशेस फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन और एक्वायर्स फॉरेन बिजनेस एसेट्स इन द अदर कंट्री, इन फॉरेन कंट्री. तो इसका मतलब है कि आप दूसरे कंट्री में जाकर एक नया बिझनेस सुरू कर लेते हो, एक नवीन काम सुरू करता, किंवा एखादी कंपनी टेक ओव्हर करता. सिन्सिअरली सांगायचं तर तुम्ही दुसऱ्या कंट्री मध्ये बिझनेस करता, एक्चुअली बिजनेस ऑपरेशंस आप अलग कंट्री में जाकर बिजनेस ऑपरेशंस कर लेते हो. सो दैट इज व्हाट FDI मीन्स. ओके, क्योंकि दो टाइप का है. FII में सिर्फ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे थ्रू शेयर मार्केट्स और थ्रू सम स्टॉक्स, बॉन्ड्स,
म्यूचुअल फंड्स, लाइक ऐसे जो इन्वेस्टमेंट की चीजें होती है उनके साथ मिलकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इसका धोखा ऐसे हो सकता है कि जब चाहो आप वो इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल सकते हो, कहीं और कर सकते हो, और फिर वो कंट्री के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है जहां पर आपने इन्वेस्ट किया है। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप डायरेक्टली जाकर वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप वहां पर बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप आपका फर्म का ब्रांड शुरू कर रहे हो, तो एक्चुअली आपसे बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं दूसरे कंट्री में। ओके आपको एफडीआई और एफआईआई में होपफुली फर्क समझ में आया होगा। सो सिंपली सेइंग ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है आंसर में, जो आपको लिखना पड़ता है कि एफडीआई क्या है, इसका थ्रू आउट स्टैटिस्टिक क्या है, पेपर में आंसर में। ओके However, FDIs are distinguished from portfolio investments in which an investor merely purchases equities of foreign-based companies. So FDIs are the और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब एफआईआई जैसे इन्वेस्टमेंट, ये दो अलग अलग चीजें कैसे है, क्योंकि एफआईआई में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर सिर्फ कुछ शेयर्स खरीदता है जो फॉरेन बेस्ड कंपनी में है। मतलब जैसे अमेरिका का कोई हमारे कंट्री में सिर्फ शेयर्स खरीदेगा, देन इट विल बी एफआईआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वेयर अगर वो आदमी यहाँ पर आकर फैक्ट्री लगवाता है, वी विल बी कॉलिंग इट एफडीआई। ओके तो अगर आपको इक्विटीज के बारे में कुछ जानना है, मैंने वहां पर एक हाइपर लिंक छोड़ी है, आप वो देख सकते हो। और लेट्स सी व्हाट इज we are talking about FDI in through this site. Okay, this is a very useful site. अगर आपको easy terms में कुछ अलग अलग terms को जानना है और कुछ उनके साथ meaning समझना है, Investopedia करके it's a very good site. You should visit it. Okay, so उन्होंने देखा है what is foreign direct investment. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अभी हमने देखा था वही लिखा है, लेकिन मुझे आपको ये छोटा सा जो वीडियो है वो दिखाना है होपफुली। Let me share my screen again. Okay, now are you able to view my screen? Basically तुम्हारा दिसता है का माझी स्क्रीन? Yes. गुड. सो Yes. Yes, फॉरेन ma'am. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काय आहे ऍक्च्युली हे बघूया. Foreign direct investment, popularly known by its acronym FDI, is a key component in global economic integration. FDI is a form of cross-border investment with the objective of establishing a lasting interest that a resident enterprise based in one country might have in an enterprise operating in another country. Lasting interest implies a significant degree of influence on the management of the enterprise, along with building up a long-term rapport between the direct investor and the direct investment enterprise. According to the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, ownership of 10% of the voting power by the foreign investor is evidence of such a relationship. FDIs can be achieved by one of two strategies. The first strategy is for the company to set up new factories and plants from the ground up. This method is called a greenfield investment. ओके पहला टाइप था ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आप एक कंट्री में आपका ऑफिस है लेकिन अदर कंट्री में फैक्ट्री सेटअप करवाते हो. ओके Companies like McDonald's and Starbucks tend to use the greenfield approach when expanding overseas. सी मैकडोनल्ड, स्टारबक्स जैसे जो बहुत बड़े और फेमस होटल्स है, होटल चेन है, तो वो सेम टाइप का इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट. तो इनका हेड ऑफिस एक जगह पर होता है, जैसे मैकडोनल्ड का यूएस में है, स्टारबक्स का भी यूएस में है, और इनका जो थ्रू आउट क्या बोल सकते हैं हम, और इनका जो बाहर जाकर वैसे ही सेम टाइप के रेस्टोरेंट्स रहते हैं, लेकिन वो हेड ऑफिस जहां पर आपका Franchises. यस डू यू वांट टू से समथिंग? आई कुडंट हियर यू. Franchisee. येस त्यांची फ्रँचायझी, व्हेरी करेक्ट. सो फ्रँचायझी त्यांची ब्रँच असं आपण म्हणू शकतो. जर इंटरनल असेल लोकल तर त्यांची फ्रँचायझी ही और चेन्स ह्या खूप ठिकाणी पसरलेल्या असतात. असे खूप सारे आपल्याकडे आहेत, तुम्ही आसपास बघितलं तर तुम्हाला खूप सारे दिसू शकतात. The second FDI strategy is through cross-border mergers and acquisitions that involve acquiring an existing foreign enterprise in the country of interest. This method is called a brownfield investment. सो जहां पर आप एक्चुअली
एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए वो जो दूसरी कंट्री है वहां का एक फैक्ट्री, वहां की एक कंपनी को पिकअप करते हो और उनके साथ मर्जर करते हो, दैट इज आप उनके साथ मिलकर बिझनेस करते हो या फिर एक्विजिशन करते हो, मतलब वो कंपनी ही खरीद लेते हो. असा विचार करा की तुमची मारुती सुझुकी. सो मारुती ही भारतातली कंपनी आहे, सुझुकी ही जॅपनीज कंपनी आहे. मारुती आणि सुझुकी यांनी मिळून इंटरनॅशनल मर्जर केलंय सो दॅट त्या दोन्ही भारतात त्या मारुती सुझुकी म्हणून कंपनी ओळखल्या जातात आणि सुझुकीने भारतात तशा प्रकारची इन्व्हेस्टमेंट केली आणि त्याला म्हणतात ब्राउनफील्ड इन्व्हेस्टमेंट. ओके. An example of a brownfield investment occurred in 2008 when the Indian truck company Tata Motors acquired Land Rover and Jaguar from Ford. सो फोर्ड कडून त्यांनी अक्वायर केली टाटा मोटर्सने लँड रोवर नावाची कंपनी, जर तुम्हाला माहित असेल तर, आणि जॅग्वार नावाची अतिशय सुंदर आणि प्रेशियस गाड्या बनवणारी कंपनी. सो या दोन्ही अतिशय खूप फेमस कंपनी आहेत. त्या अक्वायर केल्या टाटा मोटर्सने फोर्ड कडून. फोर्ड नावाची कंपनी. ओके. Tata Motors didn't have to build those factories from scratch. FDIs can also be classified into horizontal and vertical forms. A company investing in the same business abroad that it operates domestically is a case of a horizontal FDI. सो एफडीआय आणखीन दोन टाईपच्या प्रकाराने आपण डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो किंवा दोन टाईपच्या प्रकारे त्यांना सिम्पली काय म्हणू आपण त्याला वे आउट मिळतो. एक असतो हॉरिझॉन्टल म्हणजे आडव्या पद्धतीत. सो जो भी बिजनेस है वो ही हम ए कंट्री में, बी कंट्री में, सी कंट्री में कैरी आउट करेंगे और उससे मुनाफा कमाएंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे. दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एफडीआई. लेकिन जब आप ऊपर के हायरार्की पे जाते हो, मतलब एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, दूसरे बिजनेस से कुछ एक्सपांशन नहीं, डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस का, so that will be called as vertical. On the other hand, vertical FDI occurs if a company invests in a business that plays the role of a supplier or a distributor. FDIs are seen as a healthy way for less developed and developing nations to overcome their saving investment gap, which limits the level of domestic investment. अगर आपको याद होगा कि आपने सेकेंड सेमेस्टर में केनेशियन इकोनॉमिक्स पढ़ा था और केनेशियन इकोनॉमिक्स ने ये बोला था कि इन द इकोनॉमी वहां पर हर बार जितना भी इनकम है उतना कंजम्पशन नहीं रहता और इसके लिए जो भी कंज्यूम होता है उसके बाद जो भी इनकम बचता है, सो इनकम मिलने के बाद जो भी कंज्यूम होता है उसके बाद कुछ पार्ट ऑफ इनकम बचता है जो आप सेव कर लेते हो. लेकिन जो भी आप सेव करते हो नॉट नेसेसरीली इट विल टर्न इनटू इन्वेस्टमेंट. मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट है वो पूरे के पूरे सेविंग्स के नहीं बनेंगे. तो जैसे हमारी कंट्रीज है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पर एफडीआई का बहुत फायदा होता है क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज लेकर हमारे कंट्री में आते हैं, उसके साथ नए बिजनेसेस लेकर आते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है. अगर इकोनॉमिक टर्म्स में सिंपली बोला जाए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा मार्केट में तो नए इन्वेस्टमेंट फिर से शुरू होंगे. नए इन्वेस्टमेंट से फिर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. एम्प्लॉयमेंट से आपको वेजेस, सैलरीज मिलेंगे जिससे आपकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी. मुझे पता है आपने ये पहले पढ़ा है और शायद आपको ये याद होगा, लेकिन लेट्स गो अहेड. FDIs fill such gaps by bringing foreign investment into the country, as well as bridging gaps in management, technology, entrepreneurship, and skills. Yeah. So that was about how we are talking about FDI and what we will be going to see about FDI. Okay. तो FDI का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारे कंट्री में हम डेवलपिंग कंट्री है और ऐसे कंट्री में एफडीआई क्यों इम्पोर्टेंट है. सो नाउअडेज इट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेस. मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स बन गया है. ओके. डेवलपिंग कंट्रीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड कंट्रीज इन ट्रांजिशन increasingly see FDI as the source of economic development, modernization and employment generation. Accordingly, they have liberalized their FDI regimes so as to attract investment. So ह्या सगळ्या कंट्रीसाठी एफडीआय इतका इम्पॉर्टंट आहे की
त्यांनी त्यांच्या इकॉनॉमीज ओपन केल्यात, जैसे कि हमारे कंट्री में हुआ था 1991 से लेकर। प्लानिंग तो 1980 से शुरू था, लेकिन थ्रू आउट स्टेप्स लेने के लिए 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म आना पड़ा। तो वहां से हमने क्या किया, हमने LPG पॉलिसी निकाला, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और थ्रू दिस पॉलिसी हमने क्या किया, हमारी इकोनॉमी खुली की, सो दैट ओपन की, उसके हिसाब से हम नए वाले इन्वेस्टमेंट का इंटेक कर सके हमारे कंट्री में। ओके, लोगों को अट्रैक्ट कर सके। The Economic Survey 2004-2005 has observed the connection between FDI and the growth all over. The overall benefit of FDI for developing countries are well documented. FDI triggers technology spillover. Do you know what is technology spillover? Anybody? Okay. So let me clarify that term for you. टेक्नोलॉजी स्पिलओवर का मतलब होता है कि एक सेक्टर में कुछ टेक्नोलॉजी बनती है और उसका फायदा दूसरे सेक्टर को भी होता है। तो सिंपली सेइंग, आपका जीपीएस आपके फोन के लिए शुरू हुआ, जो जैसे एंड्रॉइड ने शुरू किया, या फिर और कुछ फोन्स ने शुरू किया, सिस्टम्स ने, जहां पर गूगल ने जैसे शुरू किया कि आप जीपीएस से ट्रैक कर पाओ। और सेम वही सिस्टम यूज करके आज आप बहुत जियोलॉजिकल ट्रैकिंग कर सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा सैटेलाइट से यूज कर सकते हो। आज वही सैटेलाइट करके लोगों के मूवमेंट चेक किए जा सकते हैं। मिलिट्री के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हो सकता है कि कैसे कौन कहाँ से आ रहा है। जैसे कुछ एरियाज बहुत ही सेंसेशनल होते हैं या फिर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो वहां पर लोगों को भेजने के सिवा हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे टाइप के टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं, सैटेलाइट। अब जब सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, तो आपको पता है कि आपके घरों में जो टीवी के चैनल्स आते हैं, दे आर थ्रू सैटेलाइट्स। टाटा स्काई है, एयरटेल है, जियो टीवी है, वॉट एवर यू मे बी टॉकिंग अबाउट इट्स इन अ फॉर्म ऑफ डिश एंटीना और डिश टीवी सैटेलाइट से जुड़ा होता है। सिंपली सैटेलाइट का और एक एप्लीकेशन है, जैसे कि आप सैटेलाइट के थ्रू वेदर रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा जो मतलब क्या बोल सकते हैं, बादल हरिकेन आया था, तो उस टाइम क्या हुआ था, हमें पहले ही पता चल रहा था कब ये आने वाला है, कब ये जाने वाला है, हमें कहाँ पर कब घरों में रहना है। तो उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान टल गया था। कहीं पर भी वेरी ग्रेशियसली कहीं पर भी कोई हानि नहीं पहुंची जो ह्यूमन लाइव्स के लिए है, राइट। तो सिंपली बहुत सारी जानें बची, सब घर में सेफ थे, सुरक्षित थे। तो ये सब है कि एक तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप होती है सैटेलाइट जैसी या फिर मतलब जीपीएस जैसी, और उसका फायदा बहुत सारे सेक्टर्स में हुआ। टेलीविजन सेक्टर, इंटरनेट भी आजकल डायरेक्टली सैटेलाइट थ्रू लेने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल स्पिल ओवर। और एफडीआई में बहुत ज्यादा ये ट्रिगर होता है, क्योंकि एफडीआई से आप बाहर की टेक्नोलॉजी आपकी कंट्री में लाते हो। जनरली डेवलपिंग कंट्रीज में टेक्नोलॉजी का जो क्वालिटी रहती है वो थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड रहती है, थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन जब आप बाहर की टेक्नोलॉजी बोरो करते हो, तो जैसे हमारे यहाँ भी जैसे पहले सिर्फ 2G था, अब 3G 4G, अब तो 5G की बात चल रही है। तो ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, राइट। तो बाहर के कंट्री से अगर एफडीआई ट्रिगर होता है तो ये बहुत जल्दी हो सकता है। दैट्स व्हाई असिस्ट ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन। सो एक्चुअली ह्यूमन कैपिटल मतलब आपका जो लेबर फोर्स है, जो स्किलफुल लेबर फोर्स है, उसके बारे में। देखो, अगर आपको याद है, हमने लास्ट टाइम स्किल्स के बारे में बात की थी। तो ये सब एक जैसे बास्केट है, और जो अगर आप पिकनिक बास्केट लेके जाते हो तो सैंडविच रहते हैं, फिर उसके साथ कुछ कोल्ड ड्रिंक या फिर लेमनेड जैसे चीजें रहती है, पानी रहता है। आपको वहां पर जाने के लिए अच्छा सा कुछ और कुछ खाना चाहिए तो वो रहता है। तो जैसे पूरा का पूरा बास्केट भरा रहता है, वैसे ही ये सब चीजें जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, मेक इन इंडिया हो, इन्वेस्ट इन इंडिया हो, नेशनल स्किल इन मिशन हो, एफडीआई का इंप्रूवमेंट हो, ये सब एक चीज है जो हमने टारगेट किए टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि हमें वो गोल्स अटेन करने हैं और उसके साथ हमारी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करवानी है। अगर आप इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में सोचे, तो इंडिया की पॉपुलेशन इज लाइक, वो बहुत ही परसेंटेज में मायने रखती है जब आप वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंपेयर करते हो। और अगर इंडिया में ऐसे ज्यादा
डेवलपमेंट हो, तो जैसे कि टूवर्ड्स 50% वर्ल्ड की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि इंडिया और चाइना बहुत ही मायने रखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात करने के लिए. Okay, so let's see. FDI triggers technological spillovers. They assist human capital information. It contributes to international trade integration. Obviously, FDI है तो international foreign direct investment है, तो international trade और उसके साथ integration मतलब मिलना जुलना तो होगा ही. Helps create a more competitive business environment. Obviously, competition भी बढ़ेगा और enhances enterprise development. All these contribute to higher economic growth. So ये सब की वजह से क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. Beyond the initial macroeconomic stimulus for actual investment, FDI influences growth by increasing total factor productivity and total factor productivity मतलब जो आपका actually factors of production रहते हैं, land, labor, capital और entrepreneurship, तो ये सबको उसकी जो productivity रहते हैं उसकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, वो कैपेसिटी प्रोडक्शन की बढ़ाई जाती है, क्योंकि एफडीआई से आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, सिंपली ज्यादा पैसे मिलेंगे और एक्सपोजर भी मिलेगा इंटरनेशनल. तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बाहर आएगी, खुलकर बाहर आएगी. ओके, द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स यूज इन द रेसिपिएंट इकोनॉमी, क्योंकि बाहर के कंट्रीज में से जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको तो प्रॉफिट चाहिए होगा, उसको कुछ ऐसा सोशल बेनिफिशियल कुछ इशू नहीं है, तो सिंपली उसको प्रॉफिट चाहिए तो एफिशिएंसी चाहिए, काम झालंच पाहिजे एकदम चांगलं आणि पूर्ण एफिशिएंटली. सो सिंपली क्या होगा, जो भी उनके अंडर काम कर रहे हैं थ्रू दैट एफडीआई, उनको एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूरे के पूरे इस्तेमाल किए जाएंगे. टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर थ्रू एफडीआई जनरेट पावर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज इन द होस्ट कंट्री. तो एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है आपका इम्पैक्ट. ओके, सो वो दोनों भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव. जैसे एक फैक्ट्री है तो उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है तो वो लोगों को मिल रहा है, डेफिनेटली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो गुड्स एंड सर्विसेज भी मिल रहे हैं हमें और एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, तो उसका वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है. लेकिन अगर ये फैक्ट्री का जो वेस्टेज है, जैसे कि एक फैक्ट्री का जो कुछ कूड़ा है या फिर उससे कुछ हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकल रहे हैं एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, तो अगर वो हमने रिवर में छोड़ दिए, नदी में छोड़ दिए, तो क्या होगा, वो नदी की तो वो पूरा जो बहाव होता है नदी का, वो पूरा जो फ्लो रहता है वो पूरा का पूरा पोल्यूट हो जाएगा. दैट विल बी निगेटिव एक्सटर्नलिटी. और एफडीआई हम देख रहे हैं कि थ्रू टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स एफडीआई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट कर रहा है. Okay, it is known to us that the benefits from FDI do not automatically or evenly across countries, do not accrue automatically and evenly across countries and sectors. तो ऐसे नहीं हो सकता कि एफडीआई का पूरे हर एक सेक्टर पे सेम इम्पैक्ट रहा, वो होगा थोड़ा थोड़ा हर एक सेक्टर पे, और वो ट्रिकल डाउन हो जाएगा. अगर रियल इस्टेट में होता है तो रियल इस्टेट से शायद और किसी मार्केट में चला जाएगा, और किसी मार्केट में चला जाएगा. जैसे अगर हमने देखा था कि मोबाइल्स के सेक्टर में अगर इम्पैक्ट होना शुरू हुआ तो मोबाइल्स से लैपटॉप्स की इंडस्ट्री पे हो जाएगा. अगर वैसे है तो और किसी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में चला जाएगा. इससे ही नहीं, आज मोबाइल्स का यूज करके कृषि मार्केट भी चलाया जाता है, दैट इज एग्रीकल्चरल मार्केट, तो उस पर भी इम्पैक्ट होगा. तो एग्रीकल्चरल मार्केट पे होगा मतलब रूरल लाइफ पे होगा. तो दिस इज लाइक यहाँ से वहां तो ट्रिकल डाउन हो जाएगा, यहाँ से वहां लेके लिया जाएगा इम्पैक्ट, लेकिन फिर भी वो सेम नहीं रहने वाला. ओके, so in order to recap the maximum benefits from FDI, there is a need to establish transport. Obviously तुमच्याकडे ट्रान्सपोर्ट पाहिजे, ब्रॉड अँड इफेक्टिव्ह एनेबलिंग पॉलिसी एन्व्हायरमेंट फॉर इन्व्हेस्टमेंट. सो तुमच्याकडे असं एन्व्हायरमेंट क्रिएट झालेलं असलं पाहिजे. अगेन एन्व्हायरमेंट म्हणजे आता आपण झाडांविषयी नाही बोलत आहोत, एन्व्हायरमेंट मतलब जो बिजनेस एनवायरमेंट रहता है वो, तो ऐसा बिजनेस एनवायरमेंट क्रिएट होना चाहिए कि लोगों को
थ्रू आउट वेलकम लगना चाहिए टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री, टू इन्वेस्ट इन योर सेक्टर, योर फर्म. Okay, considering the importance of FDI, the government of India has put in place of liberal, transparent and investor friendly FDI policy, wherein FDI up to 100% is allowed under automatic route for the most of the sectors and actively where the investors does not require any prior approval. तो ऑटोमेटिक रूट मतलब किसी भी गवर्नमेंट की बीच गवर्नमेंट के अथॉरिटी की परमिशन नहीं लगना. तो जिस भी सेक्टर में प्रायर अप्रूवल जरूरी नहीं है, ऐसे कुछ सेक्टर्स हमने डेवलप किए थ्रू आउट द ईयर और 100% वहां पर एफडीआई अलाउ किया है. तो मतलब कोई रोक टोक नहीं है. लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर हमने एफडीआई का परसेंटेज रोक टोक मतलब में चलता है, जहां पर कुछ एफडीआई में रोक है. ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको एक चार्ट निकाल कर दिया है थ्रू आउट 2014, 15 और 16 में कैसे आपका एफडीआई बढ़ता गया या फिर कैसे हम उसको जीडीपी में कंपेयर कर सकते हैं. ये तीनों भी अलग अलग चीजें, सिर्फ दैट 14, 15, 16 के 15, 16 के बारे में बात कर रहे हो. तो एफडीआई इनवर्ड फ्लो मतलब हमारे पास आना, ये सब अमाउंट्स है इन द मिलियन. ओके, 1000 मिलियंस. सो बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स है. सो आप देख सकते हो 2014 में 35 था, 2015 में 44.064 आया, 2016 में 44 आया. मतलब इनवर्ड फ्लो 14 और 15 के बीच में बढ़ा है, लेकिन 15, 16 में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है. एफडीआई स्टॉक जो पहले से हमारे पास है टोटली, वो भी 1000 मिलियंस में है और वो भी बढ़ता हुआ चला दिख रहा है हमें. तो 14, 15, 16 के बारे में बात करें तो 253 से 283 हुआ, 283 से 319 हुआ. मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा ग्रोथ है. ओके, नंबर ऑफ ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब आप दूसरे कंपनी में जाकर फैक्ट्रीज खोलते हो, दूसरे कंट्री में जाकर फैक्ट्रीज खोलते हो. सिंपली सेइंग, एप्पल ने उनकी फैक्ट्री चाइना में खोल दी, सो दैट इज अ ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट. अब एप्पल का पूरा प्रोडक्शन चाइना में बनता है, सिर्फ बिकता है अमेरिकन टैग के अंडर. सो दैट इज अ ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट. सो 713 जो था हमारे कंट्री में 2014 में, 723 हुआ 2015 में, बहुत नहीं बड़े थे. लेकिन 2016 में बहुत ग्रिप लिया, 847. मतलब ये जो ज्यादा वाले कंट्रीज है, 100 से भी ज्यादा है, इन्होंने नए से हमारे कंट्री में फैक्ट्री शुरू कर दी. तो सिंपली आप देख सकते हो शायद ये मेक इन इंडिया कैंपेन का भी इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि 2014-15 में ही वो लॉन्च हुआ था उसके बीच में, और इसका इम्पैक्ट शायद नेक्स्ट ईयर से देखना शुरू हुआ है. वी कैन से दैट. सो यही तो क्रॉस कनेक्शन है जो हमें देखने हैं. ओके, उसके बाद एफडीआई का जो भी स्टॉक है हमारे पास, वो हमारे जीडीपी से कंपेयर करते करते कितना होता है. तो in 2014 there was 12.4% of FDI which contributed in our GDP. Then in 2015 there was 13.5 और 2016 14.1. तो ये भी बढ़ता हुआ परसेंटेज दिख रहा है थ्रू आउट अवर जीडीपी. और मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जीडीपी भी इतना छोटा नहीं है, कुछ ट्रिलियन डॉलर्स जितना जीडीपी है हमारा यूएस डॉलर्स में. तो उसका 12, 13 या 14% इज द ह्यूज अमाउंट. मतलब तो वी कैन से दैट या वी आर ऑन अ बेटर ट्रैक. बट इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हम किस से डील कर रहे हैं, क्या नंबर्स से डील कर रहे हैं. लेट्स सी हमारा मार्केट साइज कैसा है. अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल टाइम्स इन 2015, फाइनेंशियल टाइम्स नाम का एक न्यूज़पेपर है, ओके, इन 2015 ने बताया इंडिया ओवरटुक चाइना एंड द यूएस एज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई इन 2016-17. इंडिया ने 2015 में 2016-17 में चाइना और यूएस को ओवरटेक कर दिया था, क्योंकि वो सबसे अट्रैक्टिव प्लेस हुआ है एफडीआई के लिए. द एफडीआई वाज इनिशिएटेड इन इंडिया बाय द विजनरी लीडर्स लाइक पीवी नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह. सो 1991 में जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, ये लीडर्स के ही अंडर किए थे, आपको अगर याद है. इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2015 इंडिया अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 31 बिलियन US dollars compared to
$28 billion and $27 billion in China and US respectively. तो हमने 31 बिलियन US डॉलर्स इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया था 2015 में. उस हिसाब से 28 और 27 बिलियन डॉलर्स को ही चाइना और यूएस ने एक्वायर किया था. लेकिन समझो ये 27, 28, 31 दे आर इन बिलियन US डॉलर्स. ह्यूज अमाउंट. गप्पा मारायला खूप सोपं आहे, अमाउंट बघायला आणि तिचा अंदाज किती शून्य लावायला ह्याचा विचार करा. Okay, the ability to attract large scale FDI into India has been the key driver for government policy making. So म्हणून large scale चा FDI आपल्याकडे अट्रॅक्ट करणं हे गव्हर्नमेंटचं खूप मोठं काम राहिलेलं आहे किंवा गव्हर्नमेंटचं की चॅलेंज राहिलेलं आहे. प्राईम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी seems to be going along the right track with India receiving FDI inflows worth rupees $60 billion. Okay, 1 billion in 2016-17 which was an all time high. तो हमने 2016-17 में 1 बिलियन का यूएस which was all time high, सबसे ज्यादा हुआ था उस टाइम तक. Hence the FDI policy by India has always been closely watched and carefully amended over the years. तो हम उसमें इंप्रूव कर रहे हैं कि एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए क्या पॉलिसी लेनी चाहिए. इंडिया रैंक्ड अमंग द टॉप 10 होस्ट इकोनॉमीज फॉर एफडीआई. अब तक टॉप 10 में हम आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू यूएन. इसको अनक्टैड बोलते हैं. ओके, अनक्टैड, that is United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD 2017 World Investment Report. 5 foreign direct investment inflows hit all-time high in US 60.1. Okay, so that was 60.1. $60.1 billion in 2016-17, according to the figures by Indian Commerce and Industry Ministry. The value of cross-border deals in India grew sharply in 2017 from US $8 billion to US 22 US billion dollars. So are you getting that steep curve? पहले 8 बिलियन ही थे और एक ही साल में 22 बिलियन डॉलर्स तक हम बढ़ गए. Okay, driven by the number of large deals, including acquisition of 49% stake in Esser Oil by Petrol Complex Limited, Singapore, owned by Rosenfettgaz of Russia. तो रशिया की Rosenfettgaz, I don't know how to pronounce that company, लेकिन उस कंपनी ने सिंगापुर में जो एसर ऑयल नाम की कंपनी ओन की है, उसने 49% का स्टेक इंडिया में इन्वेस्ट किया एफडीआई, which was a huge upgoing or market stream. Okay, so this is again, it's a continued article. The growth of FDI in India is due to its many assets, especially its high degree of specialization in services, with English speaking and inexpensive labor force, thus and a potential market of 1 billion inhabitants. सिंपली सेइंग, आपल्याकडे एफडीआय साठी लागणारे खूप जास्त गोष्टी आहेत, बहुत ज्यादा चीज है. पहले तो हमारा फोक्स इंग्लिश स्पीक कर सकता है, इन द सेंस लेबर फोर्स इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं, इंग्लिश बोल सकता है. और ये जो लेबर फोर्स है वो इनएक्सपेंसिव है, मतलब बहुत कम पैसे लगते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आउटसोर्सिंग की. तो यूएस में जो वेज रेट चल रहे हैं या फिर बहुत सारे बाहर के कंट्री में, उसके हिसाब से अगर इंडिया में काम आउटसोर्स किया जाए, मतलब उनका काम इंडिया में किया जाए बैक एंड में, तो उनको उनके वर्कर्स को रुपीज में सैलरी देनी पड़ती है, विच इज लोअर एज कंपेयर टू यूएस डॉलर्स, पाउंड्स, येन्स और समथिंग लाइक दैट. ओके, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है हमारे पास बहुत ज्यादा लेबर फोर्स है, right? In January 2018, the Indian cabinet gave its approval to the number of major amendments to the country's FDI policy in order to further liberalize and simplify the same. तो इन 2018 के जनवरी में हमारे कैबिनेट ने एक एफडीआई के लिए
मेजर कैंपेन शुरू कर दिया था. इन द लास्ट 3 years द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी ईज्ड 87 एफडीआई रूल्स अक्रॉस 21 सेक्टर. तो एफडीआई को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, रेट टेपिज्म से उसको छुड़ाने के लिए आज तक हमने 87 रूल्स को रिप्लेस किया है या फिर ईज्ड किया है. मतलब उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी था वो कम कर दिया है. इन द 21 सेक्टर्स, हमने ये सेक्टर्स पहले देखे, अगर आपको याद है 25 सेक्टर्स, तो उनमें से 21 सेक्टर्स में. In 2018, India ranked 100th out of 190 countries in doing business report published by World Bank. तो World Bank ने जो doing business मतलब कहाँ पर अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं ऐसा जो रिपोर्ट बनवाया था, तो वहां पर इंडिया 100th रैंक में थी in 190 countries. Okay, again very good position if we compare our developing state. Indian impact investment may grow 25% annually to 40 billion US dollars from the 4 billion US dollars by 2025. 2025 पर्यंत एफडीआय किंवा इन्व्हेस्टमेंट इम्पॅक्ट इंडिया मधला 25% पर इयर इतका वाढू शकतो. सो इट्स नाउ 4 बिलियन US डॉलर्स इतना इम्पैक्ट हो रहा है अगर आज, तो वो जाकर 2025 तक 40 बिलियन US डॉलर्स तक बढ़ सकता है. ये अनिल सिन्हा करके ग्लोबल इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट नेटवर्क GIIN के एडवाइजर है साउथ एशिया के. इट्स अ वेरी ह्यूज कॉर्पोरेशन. तो उन्होंने बताया था हमें. The sectors attracting the greatest amount of FDI in India include service sector, followed by IT services and software and trading businesses, the automobile industry and energy. तो कौन से सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा हम FDI को अट्रैक्ट कर रहे हैं? These sectors are service sector. So they include banking, insurance and all those services. Okay. Then उसके बाद आता है IT सेक्टर. तो आपको पता है बहुत सारे आईटी कंपनीज इंडिया में बैकएंड का ऑफिस खोलते हैं जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, जिनको हम कॉर्पोरेट्स बोलते हैं. तो जैसे पुणे में हिंजेवड़ी है, मुंबई में बहुत ज्यादा ऐसे एरिया है जहां पर आपके आईटी ऑफिस सिचुएटेड है, दिल्ली में गुड़गांव करके एरिया है. ओके. सो एंड आईटी सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एंड द ट्रेडिंग बिजनेस, द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड एनर्जी. तो ऐसे उसके साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा ऐसे इन्वेस्टमेंट आते हैं. तो फोक्सवैगन जैसी हो या फिर, क्योंकि फोक्सवैगन जर्मनी की कंपनी है जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, उसके साथ मर्सिडीज जैसे प्लांट है हमारे पास. तो ये सब चीजें हैं. ओके. आपको क्या देखना है कि ये जो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट है वो क्या है. इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब आप बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ उसका अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे आप अभी मैं पर्यावरण, पेड़ पौधों की बात कर रही हूँ, पोल्यूशन की बात कर रही हूँ. जो भी कोई इन्वेस्टमेंट. ओके, आई हैव लिटरली लेस देन 1 मिनट, तो मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगी आपका अटेंडेंस का, और हम इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में. आई जस्ट हैव 1 मिनट लेफ्ट. तो हमने मार्केट साइज देखा है एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर. ओके. हाँ, होपफुली मैं आपके ग्रुप पे डाल देती हूँ आपका अटेंडेंस शीट. ओके. आपको समझ में आया होगा मैं जो भी बता रही हूँ. विल कंटिन्यू फ्रॉम इट हियर. उद्या इथूनच सुरुवात करूया. ओके. बाय. हॅव अ नाईस डे.